हेलो एवरीवन। तो क्या हाल चाल है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की जिसका नाम है भारतीय प्रेस का विकास, जो आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप कोई से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनता है। और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। और वीडियो को स्किप करोगे तो एग्जाम आपको स्किप कर देगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। अगर हम बात करें भारतीय प्रेस की, तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान प्रेस ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इसलिए न केवल ब्रिटिश राज की आलोचना करने के लिए यानी क्रिटिसाइज करने के लिए एक साधन के रूप में कार्य किया, बल्कि जनता को एकजुट करने में यानी कि यूनाइट करने में भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, हेल्प करी है। और इसने राष्ट्रवादी भावना को देश के प्रत्येक कोने तक प्रसारित करने में फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, राष्ट्रवादी मतलब होता है, राष्ट्रवादी भावना मतलब होता है देश के प्रति प्रेम की भावना। तो उसको फैलाने में, देश के प्रत्येक कोने तक ले जाने में, प्रसारित करने में प्रेस ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। ठीक है ना। और ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय प्रेस का विकास अशिक्षा, औपनिवेशिक दबाव, औपनिवेशिक यानी कि अंग्रेजों के दबाव और दमन जैसी कठिनाइयों से भरा हुआ था। लेकिन बाद में स्वतंत्रता संग्राम का एक प्रमुख साधन भी बना था। ठीक है ना। इसके जरिए ये लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जागी, प्रत्येक कोने तक पहुंची। ठीक है ना। लेकिन बाद में क्या होता है, यही कि स्वतंत्रता संग्राम का एक प्रमुख साधन भी बन गया। आगे हम बात करें, भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस जो थी वो 1556 ईस्वी में पुर्तगालियों द्वारा गोवा में स्थापित की गई थी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, भारत की जो पहली प्रिंटिंग प्रेस थी 1556 ईस्वी में लगाई गई थी पुर्तगालियों द्वारा गोवा में। ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं प्रथम समाचार पत्र की। तो भारत में पहला समाचार पत्र ईस्ट इंडिया कंपनी के एक असंतुष्ट सेवक विलियम बोल्टस ने 1766 ईस्वी में निकालने का प्रयास किया था, लेकिन अपने इस कार्य में यह असफल रहा। आपको ध्यान रखना है, भारत में पहला समाचार पत्र ईस्ट इंडिया कंपनी के एक असंतुष्ट सेवक विलियम बोल्टस ने असफल प्रयास करा था, ये सफल रहा। ठीक है, इसलिए तो हम क्या कहेंगे, भारत के प्रथम समाचार पत्र की स्थापना 1780 ईस्वी में हुई है। लेकिन स्टार्ट किसने करा, विलियम बोल्टस ने 1766 ईस्वी में, लेकिन ये असफल रहा। तो इसलिए भारत का जो प्रथम समाचार पत्र हम बोलते हैं, इसकी स्थापना 1780 ईस्वी में हुई है, जेम्स ऑगस्टस हिकी के द्वारा। ठीक है, तो इसका नाम क्या था, कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर या द बंगाल गजट। तो को दोनों के एक ही अखबार के नाम है, ये समाचार पत्र के नाम है कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर या द बंगाल गजट के नाम से की थी। किसने, जेम्स ऑगस्टस हिकी ने। दोबारा बता देता हूँ, 1780 ईस्वी में जेम्स ऑगस्टस हिकी ने कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर या द बंगाल गजट के नाम से की थी प्रथम समाचार पत्र, नहीं पहले समाचार पत्र की। ठीक है ना, ये दोनों ही एक ही अखबार के नाम है। और इन्हें भारतीय प्रेस का जनक भी माना जाता है, जेम्स ऑगस्टस हिकी को। और 1782 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने प्रेस को जब्त करके पत्र के प्रकाशन पर प्रतिबंध लगा देने की रोक लगा दी। आपको ध्यान रखना है, 1782 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या करा, प्रेस को जब्त करके पत्र के प्रकाशन पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं, इस दौरान क्या हुआ, कुछ अन्य अंग्रेजी अखबार का ही प्रकाशन स्टार्ट हो गया। जैसे कि हम बात करें 1784 में कलकत्ता गजट के नाम से, 1785 में बंगाल जनरल, 1785 में ही मद्रास कुरियर और 1785 में द ओरिएंटल मैगजीन ऑफ कलकत्ता। तो ये अन्य जो है अंग्रेजी अखबार हैं जिनका प्रकाशन शुरू हुआ था। और पहला भारतीय द्वारा अंग्रेजी समाचार पत्र यानी कि भारतीय था जिसने अंग्रेजी समाचार पत्र की स्थापना करी, तो वो 1816 ईस्वी में कलकत्ता में करी थी। किसने, गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा, जिसका नाम क्या था, बंगाल गजट के नाम से निकाला गया था। और ये साप्ताहिक पत्र था। ठीक है ना, ये साप्ताहिक समाचार पत्र था, तो आपको ध्यान रखना है। पहले भारतीय द्वारा अंग्रेजी समाचार पत्र 1816 में निकाला गया था कलकत्ता में गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा, और ये बंगाल गजट के नाम से, और ये साप्ताहिक समाचार पत्र था। आगे हम बात करते हैं भारतीय भाषा में प्रथम समाचार पत्र, यानी कि भारतीय भाषा में प्रथम समाचार पत्र कौन सा निकला, किसने निकाला, इसकी हम बात कर लेते हैं। तो 1818 में प्रथम भारतीय भाषा का समाचार पत्र इसकी स्थापना हुई थी, प्रकाशन हुआ था। नाम क्या है, दिग्दर्शन मासिक पत्र, बंगाली भाषा में था। और किसके द्वारा ये इसकी स्थापना की गई थी, मार्चमैन के द्वारा। ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है। तो 1818 में दिग्दर्शन नाम था, बंगाली भाषा में निकाले और मार्चमैन के द्वारा ये अब पहला क्या भारतीय भाषा में क्या था, समाचार पत्र था। आगे हम बात करते हैं भारतीय प्रेस का विकास किस प्रकार से हो, यानी कि भारत का प्रथम अखबार कौन सा था, भारतीय द्वारा कौन सा निकाला गया, तो उसकी हम बात कर लेते हैं। ठीक है ना। तो भारत का प्रथम अखबार द बंगाल गजट था, 1780 में निकाला गया था, जेम्स ऑगस्टस हिकी के द्वारा, मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद भारतीय द्वारा प्रथम अखबार जो निकाला गया वो बंगाल गजट था, वो 1816 में निकाला गया। ठीक है।
और भारतीय भाषा की बात करें, भारतीय भाषा में प्रथम अखबार की, तो वो दिग्दर्शन था, जो कि 1818 में इसकी स्थापना की गई थी। और ये खदार, ये कुछ नहीं है, ठीक है ना, ये मिसप्रिंट है। तो भारतीय भाषा में जो प्रथम अखबार था वो दिग्दर्शन था, जो कि 1818 में स्थापना हुई थी इसकी। उसके बाद फारसी भाषा की बात करें, फारसी भाषा में प्रथम अखबार मिरात उल अखबार था, जो कि 1822 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद उर्दू भाषा में जो प्रथम अखबार जामे झानुमा था, जिसकी स्थापना 1822 में हुई थी। उसके बाद हिंदी का प्रथम समाचार पत्र जो था उदंत मार्दंड, जिसकी स्थापना 1826 में हुई थी। तो आपको ध्यान रखने हैं, मैंने आपको काफ़ी ये बता दिया है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे हम बात करते हैं राजा राम मोहन राय की। तो राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत भी कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो हम बात कर लेते हैं, इन्होंने कौन से समाचार पत्र निकाले। 1821 में बंगाली भाषा में इन्होंने संवाद कौमुदी निकाला, और 1822 में फारसी भाषा में मिरात उल अखबार निकाला, ठीक है ना। इसकी हम बात भी कर चुके हैं पीछे भी। और उर्दू भाषा का पहला समाचार पत्र जामे जहानुमा था, जिसकी स्थापना हरिहर दत्ता ने 1822 में कोलकाता, तब कलकत्ता कहते थे कोलकाता को, में की थी, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, उर्दू का पहला समाचार पत्र जामे जहानुमा था, जिसकी स्थापना हरिहर दत्ता ने 1822 में कोलकाता में की थी। और हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्दंड था, जिसका शाब्दिक अर्थ है समाचार सूर्य, ठीक है ना। और साप्ताहिक पत्र के रूप में शुरू हुआ था उदंत मार्दंड। और जुगल किशोर ने सन 1826 ईस्वी में उदंत मार्दंड नाम का एक हिंदी साप्ताहिक पत्र निकालने का आयोजन किया था। आपको ध्यान रखना है, मैं दोबारा बोल देता हूँ। जुगल किशोर ने सन 1826 में उदंत मार्दंड नाम का एक हिंदी साप्ताहिक पत्र निकालने का आयोजन किया था, जो कि 1826 में निकला था, एक साप्ताहिक पत्र था, ठीक है, उदंत मार्तंड, ठीक है। आगे हम बात करते हैं दादा भाई नौरोजी की। दादा भाई नौरोजी जिन्हें भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है, दादा भाई नौरोजी जिन्हें के भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में भी जाना जाता है, इनके नाम से भी जाना जाता है। 1851 में गुजराती भाषा में इन्होंने क्या निकाला था, समाचार पत्र निकाला, जिसका नाम था राष्ट्र गोफ्तार। क्या नाम था, राष्ट्र गोफ्तार। और आगे हम बात करें द हिंदू पैट्रियाट, बंगाल में कलकत्ता से प्रकाशित एक अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र था, ठीक है ना। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना, द हिंदू पैट्रियाट, ठीक है। तो बंगाल में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था, जो कि अंग्रेजी साप्ताहिक था। और संपादक की बात करें इसके, तो गिरीश चंद्र घोष थे, 1853 से 1855 तक रहे। उसके बाद हरीश चंद्र मुखर्जी आ जाते हैं, 1855 से 61 तक। ये भी संपादक के रूप में काम करते हैं, ठीक है ना। गिरीश चंद्र घोष ने 2 साल तक के लिए काम करा, 53 से 55, और हरीश चंद्र मुखर्जी ने 55 से लेकर 61 तक संपादक के रूप में कार्य किया है। और आपको ऑप्शन में हरीश चंद्र मुखर्जी देखने को ही मिलेगा मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। द हिंदू पैट्रियट के संपादक, तो कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था और अंग्रेजी साप्ताहिक था ये। आगे हम बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक की। तो इन्होंने 1881 में केसरी नाम से समाचार पत्र की स्थापना करी थी, जो मराठी भाषा में था, और एक मराठा भाषा में था, जो कि अंग्रेजी, सॉरी, मराठा नाम से था, जो कि अंग्रेजी भाषा में था, ठीक है ना। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं महात्मा गांधी जी की। तो 1904 में इन्होंने इंडियन ओपिनियन के नाम से स्टार्ट किया था, जो कि दक्षिण अफ्रीका में किया था। उसके बाद 1919 में यंग इंडिया नाम से, और 1933 में हरिजन नाम से इन्होंने के समाचार पत्र की स्थापना करी थी, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर की। तो 1859 ईस्वी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने एक साप्ताहिक समाचार पत्र सोम प्रकाश का प्रकाशन स्टार्ट किया। इस समाचार पत्र के माध्यम से इन्होंने नील आंदोलन में भी किसानों के हित का जोरदार समर्थन किया था, आपको ध्यान होना चाहिए। और आगे हम बात करते हैं अमृत बाजार पत्रिका, जो कि बंगला भाषा का एक प्रमुख भारतीय समाचार पत्र है, और इसने अंग्रेजी सरकार की नीतियों का खुलकर विरोध किया था, आपको ध्यान रखना है। अमृत बाजार पत्रिका बंगला भाषा के प्रमुख भारतीय समाचार पत्र है, इसने और अंग्रेजी सरकार की जो नीतियां हैं उसका खुलकर विरोध किया है, क्रिटिसाइज किया है, ठीक है। और इसका पहला प्रकाशन 1868 में हुआ, जो कि इसकी स्थापना थी 2 भाइयों ने करी थी, शिशिर घोष और मोतीलाल घोष ने करी थी, आपको ध्यान रखना है। अमृत बाजार पत्रिका की जो स्थापना 2 भाइयों ने करी थी, जिसका नाम था शिशिर घोष और मोतीलाल घोष। तो आपको इन दोनों का ही नाम याद रखना है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक की, जिन्होंने 2 समाचार पत्र की स्थापना करी थी, एक है केसरी और दूसरा है मराठा, ठीक है ना। अगर हम केसरी की बात करें तो ये मराठी भाषा में था, और दूसरा था मराठा, जो कि अंग्रेजी भाषा में था, वो कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। 1881 में इन्होंने 2 अखबार यानी 2 समाचार पत्रों की स्थापना करी, एक था केसरी, दूसरा मराठा। केसरी जो है मराठी भाषा में था, और जो मराठा अखबार था ये
अंग्रेजी भाषा में था। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं महात्मा गांधी जी की। तो 1904 में इन्होंने इंडियन ओपिनियन नाम से समाचार पत्र निकाला, जो कि दक्षिण अफ्रीका में निकाला। ठीक है, जब ये दक्षिण अफ्रीका में थे, जब इन्होंने 1904 में ये वाला समाचार पत्र प्रकाशित किया था, अर्थात स्थापना करी थी। ठीक है, उसके बाद 1919 में यंग इंडिया नाम से और 1933 में हरिजन नाम से। ठीक है, तो आपको ये तीनों ही याद होने चाहिए। आगे हम बात करते हैं अन्य समाचार पत्र कि इनकी स्थापना किसने करी थी। 1878 में द हिंदू की स्थापना हुई थी। किसने करी थी? जी सुब्रमण्यम अय्यर, वीर राघवचारी और सुब्बा राव पंडित। तो इन्होंने द हिंदू की स्थापना करी थी। उसके बाद 1861 में इंडियन मिरर की स्थापना हुई थी, जिसकी स्थापना करी थी देवेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष ने। उसके बाद 1881 में द ट्रिब्यून, सरदार दयाल सिंह मजीठिया। ठीक है, उसके बाद आगे हम बात करें 1906 में युगांतर, जिसकी स्थापना बरिंदर घोष और भूपेंद्र दत्त ने करी थी। उसके बाद 1920 में मूक नायक, जो कि बी आर अम्बेडकर ने इसकी स्थापना करी थी। उसके बाद एक बहिष्कृत भारत, जो कि बी आर अम्बेडकर ने ही इसकी स्थापना करी थी। आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, और 1938 में नेशनल हेराल्ड, जवाहरलाल नेहरू ने इसकी स्थापना करी थी। तो मैं आपको अन्य समाचार पत्रों का नाम बता दिए किसने इसकी स्थापना करी थी और कब करी थी। ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखना 1920 में मूक नायक और बहिष्कृत भारत बी आर अम्बेडकर द्वारा ही इनकी स्थापना की गई है। और 1938 में नेशनल हेराल्ड, जो कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा, और द हिंदू जो है जी सुब्रमण्यम अय्यर और वीर राघवचारी और सुब्बाराव पंडित। तो ये कुछ नाम है, आपको ध्यान रखने हैं जिन्होंने क्या इन समाचार पत्रों की स्थापना करी है, आपको पता होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं प्रेस स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने के लिए कानून बनाए गए थे, उनकी हम बात करेंगे। जो प्रेस की स्वतंत्रता है, जो प्रेस की आज़ादी है, उसको उसमें रुकावट डाली गई। ठीक है, प्रतिबंधित करने के लिए कानून लाए गए, तो उसकी हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं समाचार पत्र प्रतिरक्षण अधिनियम 1799 की। तो ये लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा फ्रांसीसियों को अफवाहें फैलाने से रोकने के लिए अधिनियमित किया गया था, बनाया गया था, क्योंकि ये अफवाहें ब्रिटिशों को नुकसान पहुंचा सकती थी। और इस एक्ट के अनुसार प्रत्येक समाचार पत्र में मुद्रक, यानी जो प्रिंट कर रहा है, उसका नाम, संपादक का और स्वामी का नाम होना चाहिए। उस समाचार पत्र प्रकाशन से पहले, यानी कि जो समाचार पत्र प्रकाशन होने वाला है उससे पहले, एक प्रतिलिपि सेंसर के लिए सरकार के सचिव को देनी होती थी। ठीक है, और इस एक्ट को 1818 में हेस्टिंग्स द्वारा समाप्त कर दिया गया, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा ये अधिनियमित किया गया था और 1818 में ये हटा दिया गया हेस्टिंग्स द्वारा। आगे हम बात करते हैं अनुज्ञप्ति अधिनियम 1823 की। तो इसे जॉन एडम्स द्वारा अधिनियमित किया गया था, और इसमें क्या था कि बिना लाइसेंस के अखबार शुरू करना दंडनीय अपराध माना जाता था, और प्रत्येक प्रकाशक को सरकार से लाइसेंस लेना होता अनिवार्य था, यानी कि कह सकते कंपलसरी था। और नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना 400 रुपये था, और सरकार द्वारा प्रेस को बंद भी कर दिया जाता था। ठीक है, 400 रुपये जुर्माना भी था और प्रेस को बंद कर दिया जाता था। और सरकार को लाइसेंस रद्द करने का अधिकार भी था। ठीक है ना, तो लाइसेंस लेना जरूरी भी है, और लाइसेंस को रद्द भी किया जा सकता था। ठीक है, इस अधिनियम के तहत। और विशेष क्या है बात है कि विशेष प्रतिबंध मुख्य रूप से भारतीय भाषा के समाचार पत्रों और भारतीयों द्वारा संपादित किए गए समाचार पत्रों पर था, जैसे कि मीरातुल अखबार, जिसे राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित किया गया था, को प्रकाशन रोकना पड़ा था। ठीक है, तो मेनली जो अनुज्ञप्ति अधिनियम है, इसमें क्या था, जो भारतीय भाषा के समाचार पत्र हैं या जो भारतीय द्वारा संपादित समाचार पत्र हैं, उन पर मेनली के प्रकाशन पर रोक लगाई गई थी। ठीक है ना, तो आपको पता होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं प्रेस अधिनियम या कैलॉप मेंटकोफ अधिनियम। ठीक है, 1835 में लागू किया गया था, जिसे चार्ल्स मेंटकोफ द्वारा अधिनियमित किया गया था, जिसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, जो अधिनियम है मेंटकोफ अधिनियम, इसको चार्ल्स मेंटकोफ द्वारा अधिनियमित किया गया था, बनाया गया था, जिसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। तो मेंटकोफ ने क्या करा था, जॉन एडम्स द्वारा अधिनियम 1823 को निरस्त कर दिया गया था। ठीक है, अभी हमने बात करी पीछे अनुज्ञप्ति अधिनियम की, तो इसको किसने निरस्त कर दिया? मेंटकोफ ने। ठीक है, तो इसमें जॉन एडम्स द्वारा जो 1823 में जो कानून बनाए थे, उसको निरस्त कर दिया था। ठीक है, और ये एक्ट 1856 तक जारी रहा, जिसके कारण भारत में समाचार पत्र का विकास हुआ था। इसलिए क्या, जो चार्ल्स मेंटकोफ है, इसको भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे हम बात करते हैं अनुज्ञप्ति अधिनियम
1857। तो 1857 के विद्रोह के कारण सरकार ने 1823 के लाइसेंसिंग एक्ट को पुनः लागू कर दिया, ठीक है ना। ठीक है, अभी आपको ध्यान रखना, जो निरस्त कर दिया गया था मेंडकोव द्वारा, इसको वापिस 1857 के विद्रोह के कारण सरकार ने 1823 के जो लाइसेंसिंग एक्ट था, अनुज्ञप्ति अधिनियम, इसको फिर से लागू कर दिया था। ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम 1878 की। ठीक है, तो आप रॉन्ग टाइपिंग हो रखा है, तो आपको ध्यान रखना है कौन सा अधिनियम की मैं बात कर रहा हूँ, वर्नाकुलर, इसकी वर्नाकुलर वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम 1878 की। तो इस अधिनियम के लिए लॉर्ड रिटन जिम्मेदार थे। देश से स्थानीय भाषा और अंग्रेजी अखबारों के बीच भेदभाव किया गया था, ठीक है इसमें। और ब्रिटिश शासन की आलोचना करने के लिए वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, ब्रिटिश शासन की आलोचना करने के लिए वर्नाकुलर प्रेस यानी कि स्थानीय भाषा का प्रेस का प्रयोग किया जाता था, इसलिए उन्होंने 1878 में वर्नाकुलर प्रेस पर अंकुश लगा दिया, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, ये लॉर्ड रिटन द्वारा जिम्मेदार था, ठीक है, इस नियम को लाने के लिए। और देश स्थानीय भाषा और अंग्रेजी अखबारों के बीच भेदभाव किया गया था इस अधिनियम के तहत, ठीक है। और ब्रिटिश सन की आलोचना के तहत, ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस, क्या बोला मैंने, वर्नाकुलर प्रेस का प्रयोग किया जाता था किसकी, ब्रिटिश शासन की आलोचना करने के लिए। तो हुआ कि इसलिए क्या करा उन्होंने 1878 में वर्नाकुलर प्रेस पर अंकुश लगा दिया, और इसलिए इसका नाम क्या है, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम 1878, ठीक है। तो इस पर अंकुश लगा दिया क्योंकि इसी प्रेस के द्वारा क्या ब्रिटिश शासन की आलोचना की जाती थी, ठीक है। स्थानीय भाषा का प्रेस कहा जाता था इसको, यानी कि स्थानीय भाषा में अखबार निकाले जाते थे, ठीक है, इस प्रेस के तहत। और इस एक्ट का उपनाम गैंगिंग अधिनियम रखा गया था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे हम बात करें, यह कानून जो था अंग्रेजी प्रेस कानून पर लागू नहीं होता था, मेनली स्थानीय भाषा का जो अखबार थे, प्रेस थी, उन पर ही लागू होता था वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम। और ये कानून जो था अंग्रेजी प्रेस पर लागू नहीं होता था। इस अधिनियम ने सरकार को अदालत के आदेशों के बिना भी सर्च वारंट जारी करने और अखबार परिसर में प्रवेश करने का अधिकार प्रदान किया था। क्या बोला मैंने, इस अधिनियम ने सरकार को अदालत के आदेशों के बिना, ठीक है, कोर्ट के आदेश के बिना भी सर्च वारंट जारी करने का और अखबार परिसर में प्रवेश करने का अधिकार दिया। और इस अधिनियम की कार्यवाही से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका रातों रात अंग्रेजी में परिवर्तित हो गई, ठीक है। क्योंकि वर्नाकुलर प्रेस के तहत क्या हुआ कि ये जो अधिनियम था ये अंग्रेजी प्रेस पर तो लागू होता ही नहीं था, और जो अमृत बाजार था, अमृत बाजार पत्रिका थी, रातों रात अंग्रेजी में परिवर्तित हो गई, ठीक है। क्योंकि स्थानीय भाषा पर तो रोक लगा दी थी, स्थानीय भाषा के प्रेस पर, तो इसलिए, ठीक है, रातों रात ही अंग्रेजी में परिवर्तित हो गई। और इस गैंगिंग कानून को 1882 में लॉर्ड रिपन द्वारा निरस्त किया गया था, ठीक है, पे निरस्त मिसिंग है, तो लॉर्ड रिपन द्वारा निरस्त यानी कि इसको हटा दिया गया था, ठीक है, निरस्त किया गया था, ठीक है ना। इस गैंगिंग कानून को जो वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम है, इसको लॉर्ड रिपन द्वारा 1882 में हटा दिया गया था, ठीक है, निरस्त कर दिया गया था, ठीक है, जो मैंने आपको बता दी है। तो आपको ध्यान रखना है वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1910। इसमें वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 की विशेषता ही थी। तो इस अधिनियम को उभरते हुए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को रोकने और प्रतिबंधित करने के लिए लागू किया गया था, ठीक है। मैंने क्या बोला, भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1910। तो इसमें जो वर्नाकुलर एक्ट हमने पीछे भी पढ़ा, तो उसी की विशेषता इसमें शामिल थी। इस अधिनियम को उभरते हुए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है, जैसे कि 1857 का जो विद्रोह है, ये भी एक स्वतंत्रता संग्राम है। तो ऐसे जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है उसको रोकने के लिए और प्रतिबंधित करने के लिए लागू किया गया था ये एक्ट, ठीक है, जिसमें वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की विशेषता ही थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इस अधिनियम ने स्थानीय सरकार को 500 रुपये से 5000 रुपये की सुरक्षा राशि की मांग करने का अधिकार दिया था। तो क्या बोला मैंने, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इस अधिनियम ने स्थानीय सरकार को 500 रुपये से 5000 रुपये की सुरक्षा राशि की मांग करने का अधिकार दिया। किसी भी आपत्तिजनक समाचार की छपाई के कारण इसका पंजीकरण रद्द कर दिया जाता था और सुरक्षा राशि को जब्त किया जा सकता था। तो क्या बोला मैंने यहाँ पर कि भाई प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इस नियम ने क्या करा, स्थानीय सरकार को 500 रुपये से 5000 रुपये की सुरक्षा राशि मांग करने का अधिकार दे दिया, ठीक है, जो ये प्रेस है। और कोई भी आपत्तिजनक समाचार पत्र की छपाई कर दी, समाचार की छपाई कर दी, तो इसका कारण क्या होता है, इनका पंजीकरण भी रद्द कर दिया जाता था इन समाचार पत्रों का, और सुरक्षा राशि को भी जब्त किया जा सकता था, ठीक है। जो ये 500 से 5000 रुपये दिया करते थे, ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं समाचार पत्र जांच और समीक्षा समिति एक्ट की, ठीक है, जो कि 1947 में अधिनियमित किया जाता है।
तो इस समिति विधानसभा द्वारा, ठीक है, के लिए नहीं, विधानसभा द्वारा मौलिक अधिकारों के तहत प्रेस कानूनों की जांच करने के लिए स्थापित की गई थी। अभी जितने भी हमने प्रेस कानून पढ़े तो उनकी जांच करने के लिए समिति बनाई गई थी। और इस समिति ने भारतीय आपातकालीन शक्तियां अधिनियम 1931 को निरस्त करने और अन्य अधिनियमों को में संशोधन करने की सिफारिश की थी। ठीक है, जो समिति का गठन किया गया था, आपको ध्यान रखना है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं। कुछ डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, वैसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आपको नोट्स चाहिए इस टॉपिक के तो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।